नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। नीट 2021 क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये चैप्टर काफी कंफ्यूजिंग चैप्टर है, कई सारे एक्सेप्शन है, कई सारी वैल्यूज याद रखनी पड़ती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के मैंने क्वेश्चन इसमें ऐड किए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन शो मैग्नेटिक मोमेंट 5.92 bm। अब देखिए, अगर किसी आयन का मैग्नेटिक मोमेंट 5.92 bm है, इसका मतलब उसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जो पॉइंट की पहले की वैल्यू आएगी उतने ही उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब चेक कीजिए किसमें 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब देखो बच्चों, जो हमारे पास पहला है Mn+2, तो नॉर्मली Mn होता है 3d5 4s2। अब 2 प्लस है तो इसमें आएगा 3d5, तो इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5, तो आंसर हो गया 1। इसी तरह आप सारों में चेक कर सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। स्कैंडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 होता है और ये फिक्स होता है, जबकि कॉपर +1 एंड +2 में एग्जिस्ट करता है, मैग्नीज +2 से लेकर +7 तक एग्जिस्ट करता है, आयरन +2 एंड +3 में एग्जिस्ट करता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, the availability of D block element to form complexes is due to। पहला, small n highly charged ion, ये एकदम सही है। दूसरा, they have vacant low energy orbital to accept lone pair of electron from the ligands, ये भी ठीक है। तो दोनों आंसर ठीक है, यानी C will be the correct option। क्वेश्चन नंबर 4, Manganese show oxidation state from +2 to +7. The most oxidizing state known in the aqueous solution will be। तो बच्चों, मैग्नीज +7 में ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू +2। देखिए, अगर मैग्नीज +7 में एग्जिस्ट करता है तो ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और आपने KMnO4 के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, और जितना ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को उतना इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। तो बच्चों आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 5, इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीज इज वेरी लो इज ड्यू टू। तो जो मैग्नीज है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो होता है 3d5 एंड 4s2। तो बच्चों 3d5 यानी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, और जिन एलिमेंट के d ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होते हैं या फुल फिल्ड होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। तो फुल फिल्ड जैसे जिंक हो गया, है ना, और हाफ फिल्ड जैसे मैग्नीज हो गया। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी, इट इज ड्यू टू D5 कॉन्फ़िगरेशन एंड वीक मेटालिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 6, for the 4 successive transition element chromium, manganese, iron and cobalt, the stability of +2 oxidation state will be there in which of the following order। तो आपको ये देखना है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो हमारे पास एलिमेंट है, एक है Mn, दूसरा है आयरन, तीसरा है क्रोमियम और चौथा है कोबाल्ट। सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देखते हैं। तो ये होता है 3d5 एंड 4s2, ये होता है 3d6 एंड 4s2, ये होता है 3d5 एंड 4s1, और कोबाल्ट होता है 3d7 एंड 4s2। अब देखिए बच्चों, जब ये जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा +2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5। ठीक, और जब ये +2 में जाएगा तो इसका हो जाएगा 3d6, इसका हो जाएगा 3d4 और इसका हो जाएगा 3d7। अब देखिए, यहां पर सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा दिख रहा है आपको? 3d5।
तो जो मैग्नीज है उसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है और हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। तो यहां पर Mn सबसे ज्यादा, यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी को एक्सप्लेन करके देखते हैं। अब देखिए, आयरन और क्रोमियम, जो आयरन है वो 3d6 है और जो क्रोमियम है वो 3d4 है। 3d6 में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी 3d4 से ज्यादा होगी। तो पहले आयरन हो गया और उसके बाद क्रोमियम आ गया। अब अगर कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट जो है 3d7 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होगी। एग्जैक्ट वैसे भी जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों आंसर ए विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर सक्सेसिव मेंबर ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट आर लिस्टेड बिलो विद देयर एटॉमिक नंबर। ये दे रखे हैं और पूछा है विच वन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड वाली, यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी। अब वेनेडियम होता है 3d3 and 4s2, क्रोमियम होता है 3d5 and 4s1, मैग्नीज होता है 3d5 and 4s2 और आयरन होता है 3d6 and 4s2। अब देखिए, जब सबके सब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने की बारी आएगी तो बच्चों मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखेगा 3d5, यानी ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड आएगा आफ्टर रिमूविंग द 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द s। अब हाफ फिल्ड होने से इससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा, इसीलिए जो मैग्नीज है उसकी थर्ड IP सबसे ज्यादा होगी। तो आंसर हो जाएगा सी 8। फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑफ द ऑर्डर। अब देखिए, यहां पर जो ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है और जो फुल फिल्ड है उनका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। अब बच्चों देखिए, यहां पर जो जिंक है वो है 3d10 and 4s2, कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना काफी टफ है, इसलिए सबसे ज्यादा फर्स्ट IP होगी जिंक की। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब बात करते हैं आयरन, कॉपर एंड क्रोमियम की। अब जब हम क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम में आता है 3d5 and 4s1। देखो s1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो क्रोमियम सबसे कम। अब अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में 3d10 and 4s1। क्लियर? तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वाला है ना, इसकी स्टेबिलिटी ये क्रोमियम से ज्यादा होगी, तो इसीलिए उसके बाद आ गया कॉपर। और अगर आयरन की बात करें तो आयरन में होता है 3d6 and 4s2। अब देखो, s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी टफ है एज कंपेयर टू s1, तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए। 9, विच ग्रुप कंटेन कलर्ड आयन। तो ऐसे एलिमेंट या ऐसे आयन जिनमें d ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा कलर्ड आयन बनाते हैं। अब देखो, अगर मैं Cu+2 की बात करूं तो यहां पर होता है 3d9, तो 9 इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर है 9 की वजह से, यानी ये कलर होगा। अब बात करें टाइटेनियम 4 की, तो टाइटेनियम 4+ हो रहा है, तो इसमें होगा 3d0, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी ये कलरलेस होगा। ठीक है। अब आयरन 2+ की बात करें 3d6 होगा, अनपेयर बच गया। और कोबाल्ट की बात करें तो 3d7, तो इन सब में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कलर्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो बच्चों आंसर हो जाएगा 1, 3 and 4। केवल टाइटेनियम 4+ कलर्ड नहीं होगा। 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। अब देखिए, यहां पर हमारे पास है V3+, दूसरा है Ti3+, चौथा है Mn3+, और पांचवा है Cr3+। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर? तो नॉर्मल कंडीशन में वेनेडियम होता है 3d3 4s2, और जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये बनता है 3d2
टाइटेनियम बन जाएगा 3D1 और मैग्नीज बन जाएगा 3D4 और क्रोमियम हो जाएगा 3D3। अब देखिए बच्चों, यहां पर अगर हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में इनके ऑर्बिटल का अरेंजमेंट देखें तो T2G नीचे होता है और Eg ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इसमें आएंगे और 0 इसमें आएंगे। इस केस में देखिए 2Tg में 1 आएगा और Eg में 0 होंगे। इस केस में देखिए T2G में 3 होंगे और Eg में 1 होगा और इसमें T2G में 3 होंगे। तो बच्चों अगर हम सबको चेक करें तो यहां पर और यहां पर सबसे कम अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों का तो गेम फिनिश। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो है 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर Eg ऑर्बिटल में 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आने से ये इस आयन को अनस्टेबल कर देगा। इसीलिए बच्चों क्रोमियम 3+ की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर सक्सेसिव मेंबर ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट आर लिस्टेड बिलो with atomic number, which one of them is expected to have highest E0 M3 plus by M2 plus value। यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो M3 से M2 में इजिली आ जाएगा, यानी रिड्यूस हो जाएगा, इजिली रिड्यूस हो जाएगा। तो बच्चों ऐसा एलिमेंट जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो इजिली रिड्यूस होगा, और जितना ज्यादा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी उतनी उसकी ज्यादा होगी। अब इन सब में अगर हम चेक करें तो कोबाल्ट 27 का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, और बच्चों अगर इसकी वैल्यू आप देखोगे तो ये होता है +1.97। इसका मतलब जो कोबाल्ट है वो 3+ से कोबाल्ट 2+ में इजिली आ जाएगा एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड आयन, दिस इज ड्यू टू द डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन फ्रॉम लोअर टू हायर एंड हायर टू लोअर। इसमें आंसर हो जाएगा ए। अगर डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड होता है या डी 0 होता है तो वो कलरलेस होंगे, लेकिन डी में कोई एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पर कलर प्रोड्यूस होगा। क्लियर। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट। पहला, दे आर केमिकली रिएक्टिव। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर केमिकली अनरिएक्टिव। तो बच्चों पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा, दे आर मच हार्डर देन प्योर मेटल, ये भी ठीक है। तीसरा, दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, ये भी ठीक है। और चौथा, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर, और एक और एलॉय आता है जिसका नाम है ब्रॉन्ज, वो कॉपर और टिन का बना होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, जनरली ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज ए कैटलिस्ट बिकॉज। पहला, दे हैव फ्री वैलेंसीज, बिल्कुल सही है। दूसरा, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, एकदम ये भी सही है। तीसरा, दे हैव अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन, ये भी ठीक है, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। यानी ऐसा आयन जो इजिली रिड्यूस हो जाएगा, अपना खुद का रिडक्शन करेगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग आयन। तो बच्चों जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना जल्दी रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी रखेगा, इसका मतलब वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहां पर पॉजिटिव वैल्यू किसकी आ रही है, Mn3+ की। तो आंसर हो गया बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। तो पहले में यहां पर जो है सोडियम क्रोमेट है और बन रहा है सोडियम डाइक्रोमेट, तो एसिडिक कंडीशन क्रिएट की जा रही है, तो यहां पर डाइक्रोमेट और क्रोमेट, इसका मतलब ये रिएक्शन एकदम सही है। दूसरी देखिए, MnO2 KOH और O2, यहां पर बन रहा है KMnO4, तो बच्चों ये रिएक्शन गलत है।
आप एनसीईआरटी में चेक करना, जब हम MnO2 को KH के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ O2 तो यहां पर K2MnO4 बनता है, पोटेशियम मैग्नेट बनता है, नॉट पोटेशियम परमैग्नेट। तो आंसर हो जाएगा बी। और तीसरी रिएक्शन में KMnO4 का आयरन यानी फेरस के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो फेरिक बनेगा, ये भी ठीक है। और KMnO4 का ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो CO2 बनेगा और Mn2+ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बी विल बी द इनकरेक्ट रिएक्शन। 18 पोटेशियम डाइक्रोमेट व्हेन हीटेड विद concentrated sulfuric acid in a soluble chloride which gives brown red vapor। तो बच्चों वो जो ब्राउन रेड वेपर बनती है वो बनती है क्रोमिल क्लोराइड की, CrO2Cl2। यानी आप देखोगे जब पोटेशियम डाइक्रोमेट और कोई सॉल्युबल क्लोराइड यानी NaCl होगा तो वो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्रोमिल क्लोराइड बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 ए सब्सटेंस विच इज नॉट ए पैरामैग्नेटिक। तो जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे वो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। तो चेक करते हैं। अब देखिए जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर आ रहा है +3 और क्रोमियम जब +3 में होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d3। तो 3d3 में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये 3 अनपेयर 3d3 में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। TiCl3 यहां पर भी +3 है तो टाइटेनियम हो जाएगा 3d1, यहां पर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। KMnO4 यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +7। जब मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d0, यानी यहां पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट विल नॉट बी पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 20 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2+ is 3d9 whereas copper 1+ is 3d10 which of the following is correct। तो यहां पर यह पूछ रहा है कि कौन सा आयन स्टेबल है, दोनों है, दोनों में से कोई नहीं है, कोई एक है। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे इनके रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर। तो जो कॉपर +1 होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.52 और जो कॉपर 2+ है उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.35। रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना इजीली रिड्यूस हो जाएगा। बोलने का मतलब यह है कि कॉपर +1 कॉपर +2 में इजीली आ जाएगा एज कंपेयर टू कॉपर +2 टू कॉपर +1। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ये वाला पहला, कॉपर +2 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कॉपर +1। क्वेश्चन नंबर 21 द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट Fe3+ इज। अब ये चेक करो कि Fe3+ में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो Fe होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 and 4s2। जब इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये बन जाएगा 3d5, यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो बच्चों आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 22 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन Ki इन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है जब वो Ki के साथ रिएक्शन करेगा। तो चलो हम इसमें रिएक्शन करके देखते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो यहां पर देखिए जो क्रोमियम है Cr2O7 और 2- ये डाइक्रोमेट है और एसिडिक कंडीशन हमने बनाई है 14H+ और यहां पर है I-। ठीक है, अब देखो बच्चों बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, बैलेंस आप कर लेना। जो डाइक्रोमेट आयन है वो क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है Cr2SO4 का 3, ठीक है, और जो आयोडीन है वो I2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, ये मोटी मोटी रिएक्शन ऐसी है। तो जो यहां पर क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +6, ठीक, और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। तो बच्चों ये +6 से और +3 में जाता है, तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब यहां पर क्रोमियम, मैग्नीज, वेनेडियम इन सबके ऑक्साइड है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, जिन ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है वो मोस्टली बेसिक ऑक्साइड होते हैं और जिन ऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है
वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, और जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कम और ज्यादा के बीच की कंडीशन आती है वहां पर एम्फोटेरिक होते हैं। तो बच्चों देखो ये वाला एम्फोटेरिक है, V2O5 and Cr2O3 इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ti+2 V3+ और Ni2+ इज। तो अब ये चेक करो कि सब में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मुझे लगता है इक्वल होने चाहिए। अब Ti+2 जो टाइटेनियम है उसमें होता है बच्चों 3d2n4s2। अब 2+ आ रहा है तो यानी ये बन जाएगा 3d2, यानी इसमें केवल 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 2.83। तो आंसर हो जाएगा सी। बाकी में भी मुझे लगता है ऐसे होगा, देखो वेनेडियम में भी 3d2 आएगा और निकल 2+, निकल होता है 28 यानी 3d8n4s2, ठीक है, और 2 निकल गए तो ये बचा 3d8। अब 3d8 को इस तरह से पैक करोगे, अब जो 3d8 है उसको इस तरह बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर भी 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 2.83। क्वेश्चन नंबर 25, द आयन पेयर ऑफ द फॉलोइंग इन विच बोथ आयंस हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो देखो कॉपर प्लस में कभी भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कॉपर प्लस होता है 3d10। क्लियर। तो जहां जहां कॉपर प्लस है वो ऑप्शन तो गलत हो गया। अब स्कैंडियम 3+ की बात करें तो बच्चों स्कैंडियम 3+ में 3d0 होगा। अब 3d0 होगा इसका मतलब इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो आंसर हो जाना चाहिए ए। क्वेश्चन नंबर 26, इफ KMnO4 इज रिड्यूस्ड बाय ऑक्सैलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn चेंज फ्रॉम। तो अगर मैं KMnO4 की बात करूं और एसिडिक मीडियम रखूं और ऑक्सैलिक एसिड यानी C2H4O2, तो जो Mn है बच्चों वो MnSO4 बनाता है, मैग्नीज सल्फेट बनाता है, और जो मैग्नीज सल्फेट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर होता है +2, और जो ऑक्सैलिक एसिड है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जाएगा +7 से +2, तो आंसर हो जाएगा सी। 27, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ GD यानी गैडोलिनियम विल बी। अब देखिए बच्चों जो गैडोलिनियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कई बार पूछा जाता है, तो गैडोलिनियम में जो f ऑर्बिटल होते हैं वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ये D, 4f7 5d1 and 6s2। 28, Which of the following has maximum number of unpair electron। इस तरह के क्वेश्चन मैंने कई बार पूछे हैं और शायद मुझे लगता है ये रिपीट भी हो गया, तो बच्चों ये आना चाहिए ना ए, Mn2+, इसमें 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। 29, Which of the following species have ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। तो बच्चों CrO5 में आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। देखो कैसा होता है, CrOO फिर O फिर O, और ये देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड आपको दिख रही है। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायामैग्नेटिक, यानी जिन एटम और आयन में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे वो डायामैग्नेटिक कहलाएंगे। और बच्चों यहां पर जिंक +2 एक ऐसा आयन है जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि जिंक +2 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा 3d10। 31, द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ आयरन इन मिस मेटल इज। तो यहां पर आयरन की परसेंटेज होती है 5%। जो मिस मेटल है वो कॉम्बिनेशन होता है लैंथेनॉइड्स का, लैंथेनॉइड्स मटेरियल इसमें होते हैं 95%, और जो आयरन होता है वो 5% होता है। क्वेश्चन नंबर 32, द इक्विलिब्रियम, दिस इज डाइक्रोमेट आयन, दिस इज क्रोमेट आयन, इज शिफ्टेड टू राइट। तो राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए कौन सा मीडियम हमें लगाना पड़ेगा, तो बच्चों वो होता है बेसिक मीडियम। जो एसिडिक मीडियम है उसमें डाइक्रोमेट आयन ज्यादा फॉर्म में रहता है, और जैसे ही pH बढ़ता है तो ये क्रोमेट आयन की फॉर्म में आ जाता है, यानी बेसिक मीडियम ये क्रोमेट आयन में रहेगा और एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन की फॉर्म में रहेगा। क्लियर। 33,
टाइटेनियम शो मैग्नेटिक मूवमेंट 1.37 bm in its compound. What is the oxidation number of titanium in the compound? इसका मतलब टाइटेनियम में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो जो टाइटेनियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से आप लिखोगे? देखो, टाइटेनियम नॉर्मली होता है 3d2 and 4s2। अब आपको केवल एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें छोड़ना है, तो 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो जब ये टाइटेनियम 3+ बनेगा तब इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा और तब उसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 होगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा सी। 34, द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज या रेडियस लगभग सेम हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। 35, which one of the following element show maximum number of different oxidation state in its compound? अब देखिए बच्चों, यहां पर जो EU है, यूरोपियम, लेंथेनम और गैडोलिनियम, ये तीनों के तीनों लेंथेनाइड्स सीरीज के एलिमेंट है, जबकि जो AM है यानी अमेरिसियम, ये एक्टिनाइड सीरीज का कंपाउंड है। और आप अगर कंपेयर करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्टिनाइड और लेंथेनाइड्स की, तो एक्टिनाइड्स है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? +3, जबकि एक्टिनाइड्स की +3, +4, +5, +7 तक जाती है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी। 36, लेंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन इंप्लाइज, अभी ऊपर डिस्कस किया था, एटॉमिक रेडियस, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। 37, when MnO2 is fused with KOH, a color compound is formed, the product and its color will be। तो बच्चों जब MnO2, जब हम KMnO4 की सिंथेसिस करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं MnO2 से, तो MnO2 प्लस KOH और साथ में O2, तो यहां पर बनता है K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट, और इसका कलर होता है ग्रीन। तो आंसर हो जाएगा ए। 38, the larger number of oxidation state are exhibited by the actinoids than those by the lanthanoids. The main reason is that। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पर लैंथेनॉइड्स की बात करूं तो 4f, 5d और 6s 3 ऑर्बिटल है, और एक्टिनॉइड्स में भी ऐसा ही है, 4f, 5d और नहीं सॉरी यहां पर 5f होगा, 5f, 6d एंड 7s। अब अगर मैं लेंथेनॉइड की बात करूं तो लेंथेनॉइड के कंपाउंड में केवल d और s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि f और d के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है, तो f के इलेक्ट्रॉन कंपाउंड बनाने में हिस्सा नहीं लेते हैं, बिकॉज देयर इज ए लार्ज एनर्जी गैप। लेकिन एक्टिनॉइड्स में ऐसा नहीं होता, एक्टिनॉइड्स में F और D के बीच में गैप कम है, इसीलिए S, D और F तीनों इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करते हैं। तो बच्चों आंसर हो जाएगा यहां पर द लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d देन बिटवीन 4f एंड 5d ऑर्बिटल। क्लियर। 39, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स लेंथेनॉइड इज। तो बच्चों ये होता है +3, याद रखना। 40, इन लेबोरेटरी मैग्नीज +2 सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज टू परमैग्नेट आयन इन एक्वस सोल्यूशन बाय। तो बच्चों ये होता है पर ऑक्सीडाइसल्फेट, इसके थ्रू जो मैग्नीज आयन है वो कन्वर्ट होता है परमैग्नेट सोल्यूशन में। यहां पर मैं आपको रिएक्शन करके बताता हूं कैसे होता है। तो मैग्नीज आयन होता है Mn2+, और जो हमारा परऑक्सीडाइसल्फेट है उसका फॉर्मूला होता है S2O8 और बच्चों यहां पर जो है वाटर का भी यूज होता है। तो जो है जो Mn2+ है वो MnO4- में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारा परऑक्सीडाइसल्फेट है वो SO4 में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, और साथ में जो है एसिडिक यानी H2SO4 का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो Mn2+ है वो KMnO4 में कन्वर्ट हो गया।
तो रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। 41 अरेंज दीज आयन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियस। अब देखिए इनका ऑर्डर कैसे है। सबसे पहले यहां पर है लेंथेनम, उसके बाद है बच्चों यहां पर सीरियम, सीरियम के बाद है प्रोमीथियम और उसके बाद है यट्रिबियम, है ना। अब ये लेफ्ट टू राइट है और लेंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने से रेडियस कम होती है, यानी जो रेडियस लेंथेनम की है वो सबसे ज्यादा और जो यट्रिबियम की है वो सबसे कम। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ए। 42 क्यूप्रस आयन इज कलरलेस वाइल क्यूप्रिक आयन इज कलर्ड। इसका रीजन क्या है? तो क्यूप्रस आयन यानी Cu प्लस और क्यूप्रिक आयन यानी Cu2 प्लस। अब देखिए बच्चों जो Cu प्लस है उसमें आएगा 3d10 और जो Cu2 प्लस है उसमें आएगा 3d9। ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है तो dd ट्रांजिशन पॉसिबल है नहीं क्योंकि कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये कलरलेस होता है। तो बच्चों यहां पर आंसर हो जाएगा डी, क्यूप्रस आयन हैज इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल while cupric ion has incomplete d orbital. 43 in context of the lanthanides which of the following statement is not correct? पहला, there are a gradual decrease in the radius of the member with increasing atomic number in the series। ये भी ठीक है, अभी आपने देखा था। दूसरा, all the member exhibit +3 oxidation state, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, because of similar property the separation of the lanthanoid is not easy, ये भी ठीक है। और आंसर होने वाला है डी, पढ़ लेते हैं। availability of 4f electron result in the formation of compound in +4 state for all the member of series। जैसा मैंने आपको बोला था कि 4f और 5d के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है तो कंपाउंड बनाने के लिए 4f के इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होते हैं, इसीलिए ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो बच्चों आंसर हो गया डी। लास्ट दो, क्वेश्चन नंबर 44, पहला एक्टिनॉइड्स आर दे ऑल आर सिंथेटिक, ये गलत स्टेटमेंट है। एक्टिनॉइड्स में 92 यूरेनियम भी आता है और यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है। दूसरा, दीज इंक्लूड एलिमेंट 104, गलत, 103 लॉरेंशियम पर खत्म हो जाते हैं। ऑप्शन 3 देखते हैं, दे हैव एनी शॉर्ट लिव्ड एसोटोप्स। भाई जो यूरेनियम है वो लॉन्ग लिव्ड एसोटोप्स होता है, ये स्टेबल है लेकिन धीरे धीरे डिके होता है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो बच्चों लास्ट स्टेटमेंट है दे हैव वेरिएबल वैलेंसी, बिल्कुल सही। भाई +3 भी होती है, +4 भी होती है और +5 +6 +7 भी एग्जिस्ट करते हैं, तो डी स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्टिनॉइड्स। 45 Which of the following ions would be paramagnetic? तो ऐसे आयन जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये जो Cu2 प्लस आपको दिख रहा है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आता है 3d9 और 9 मतलब पैरामैग्नेटिक तो होने वाला है, इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए बच्चों, ये था हमारा DNF ब्लॉक एलिमेंट। इसका पीडीएफ मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और सारे पीडीएफ जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर सीरीज बनाए उनके पीडीएफ आपको इजीली वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।